नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के ऊपर आधारित रहेगा, जिसमें हम सभी लोग वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहेगी। सेशन को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा, बने रहिएगा पूरी तरीके से। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है, यानी सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में उनकी रचनाकार हैं। तो आप सभी को मिलान करना है, फिर आपको अपना उत्तर देना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये जो रचना आप देख रहे हैं किसकी है? ये है रघुवीर सहाय जी की। फिर है आत्मा की आँखें, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर है चुका भी नहीं हूँ मैं, ये रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की। और फिर कुकुरमुत्ता, ये व्यंग्यात्मक कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है, और यदि आप कूट के रूप में देखेंगे आगे कौन सा उत्तर सही है, तो विकल्प ए आप सभी का इसमें राइट आंसर माना जाएगा। इन रचनाओं के प्रकाशन को भी हम लोग समझेंगे। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में प्रकाशित है। आत्मा की आंखें 1964 में प्रकाशित है। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में प्रकाशित है। और कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित रचना है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? यहाँ भी सूची 1 का मिलान जो है आपको सूची 2 से करना है। एक तरफ आपके साहित्यकार हैं और दूसरी तरफ किन देशों से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है अभिमन्यु अनंत जी, ये मॉरिशस से संबंधित है। जोगिंदर सिंह कंवल जी, ये फिजी से संबंधित हैं। सूर्य प्रसाद वीरे, ये है सूरीनाम से संबंधित हैं। और सहोदरा शिव, ये जो है आपके त्रिनिडाद से संबंधित साहित्यकार हैं। तो ये आपका हुआ सही मिलान, कौन सा साहित्यकार किस देश से संबंधित है। और आप सभी कूट की बात करेंगे तो आपका विकल्प सी इसमें राइट आंसर होगा। अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉरिशस का प्रेमचंद। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर खौल उठा, इनके प्रमुख कविता संकलन हैं। फिर जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इनका अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ हुआ। धरती मेरी माता, करवट, 7 समुद्र पार, इनके प्रमुख क्या हैं? उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत है, वो आपको बताना है। बिहारी सतसई की टीका लाला भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। कौन सा इनमें से असंगत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये सभी टीकाएं हैं, ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी ये क्या है? असंगत है। और बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन की है, ठीक है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास की है, ठीक है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद जी ने लिखा है, ये भी बात सही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रसिक प्रिया की टीका जो आया है ये किसकी है?
सूरत मिश्र जी की। किसकी है? सूरत मिश्र जी की। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी आपको जो है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले है सप्तपर्णी। ये रचना किसकी है? गिरिराज किशोर की। फिर है लौट आओ धार। ये रचना किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की। फिर है हम हसमत। ये रचना है कृष्णा सोबती जी की। और आज के अतीत, ये रचना किसकी है? भीष्म साहनी जी की। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है। और आगे कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही है? विकल्प डी आपका राइट आंसर है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो आप सभी का जवाब यदि विकल्प ए आ रहा है तो बिल्कुल सटीक माना जाएगा। यानी विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? मार्क्सवाद, एकात्म मानववाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या होगा सही जवाब? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत ये किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? गांधीवादी दर्शन के। फिर गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक, आधुनिक, सरल एवं जटिल भी है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रारूपण का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, प्रार्थना पत्र। क्या है प्रारूपण? तो आप सभी अपना जवाब दे रहे हो विकल्प सी, तो आपका उत्तर सही होगा। यानी प्रारूपण का अर्थ क्या है? सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा तैयार करना। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं और मसौदा, कच्चा मसौदा, इसको रफ वर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टिप्पण लेखन से तात्पर्य है किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अनुस्मारक भेजना। क्या है टिप्पण लेखन का अर्थ? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी टिप्पण लेखन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सही विकल्प बताएं। शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही वाक्य है, अर्थ है, रीति है, ध्वनि है। तो इसका आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो उत्तर आपका सही माना जाएगा। शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही क्या है? अर्थ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है ज्ञानवर्धक सूचनाएं, ये तो होनी चाहिए, सरकारी योजनाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां होनी चाहिए। प्रतिबंधित क्या है? हिंसा और यौन प्रसंग जो है दूरदर्शन के विज्ञापनों में नहीं आने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता, कल्पनाशीलता। आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी में स्पष्टता होनी चाहिए, तथ्यपरकता होनी चाहिए, संप्रेषणीयता होनी चाहिए, लेकिन कल्पनाशीलता का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है? मैं, जा, ना, लड़का। कौन सा इसमें शब्द नहीं है? आप सभी को बताना है।
तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ना, यानी सी। तो ये सही होगा। ना कोई जो है शब्द में नहीं गिना जाता। मैं शब्द है, जा भी शब्द है, लड़का भी शब्द है। ना क्या है, वर्ण में आएगा, इसको ध्वनि में गिना जाएगा। अगला है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय, फीचर लेखन। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिए हो विकल्प डी। तो ठीक है, यानी विषय की मूल वस्तु तक सीधे सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो, अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। किसमें? फीचर लेखन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक में मूल शब्द है भौति, भूत, भौत, भूता। कौन सा है भौतिक में मूल शब्द? तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी। तो ठीक होगा, यानी भौतिक में मूल शब्द क्या है? भूत, और इसमें एक प्रत्यय लगाकर बना है भौतिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन। किसे कहते हैं हिंदी का पाणिन? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिन कहा जाता है। हम सभी आगे बढ़ेंगे। वाजपेयी जी हिंदी के साहित्यकार और सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। हिंदी की खड़ी बोली के व्याकरण की निर्मित में पूर्ववर्ती भाषाओं के व्याकरणाचार्यों द्वारा निर्मित नियमों मान्यताओं के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न करने का गुरुतर दायित्व किशोरीदास वाजपेयी ने निभाया है। आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा है पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि समूह, ध्वनि। क्या है शब्द की परिभाषा? तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 54 के लिए जवाब आ रहा विकल्प बी। तो ठीक माना जाएगा, यानी शब्द की परिभाषा क्या है? सार्थक ध्वनि समूह। बाकी सारे विकल्प इसके गलत हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जो होता है वो वाक्य कहलाता है। क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद है, पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनिया, इसको वर्ण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? इनमें से आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा है इनमें अल्प विराम? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी। तो ठीक होगा, यानी ये क्या है? अल्प विराम का चिन्ह है। फिर उसके बाद में ये आप देख रहे हैं पूर्ण विराम का चिन्ह है, और ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, अर्ध विराम, अल्प विराम। कौन सा है आपका सही जवाब? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, विस्मय बोधक। तो राइट माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है। अगला आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सिंहासन खाली करो की आती है, देवता आते हैं क्या, असुर, जनता या लोक? क्या होगा रिक्त स्थान की जगह पे? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी। तो ठीक माना जाएगा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये जो पंक्ति है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह
दिनकर जी की पंक्ति है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उलटफेर थकावट, चमक क्लेश, चमक थकावट, थकावट चमक। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। एक कांति का अर्थ है चमक और क्लांति का अर्थ है थकावट, यही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं? गर्दन गर्दन, साधु साधु, समान सामान, और। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी जो गर्दन, इसके दोनों रूप हिंदी में प्रचलित हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता वो क्या कहलाता है? गद्यकीय, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत नाट्य। तो जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का चित्रण होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प सी, खंड काव्य कहा जाता है। और जिसमें किसी एक देवापम सद्गुणोपेत राजा या राजवंश का जिनांकन किया जाता है वो महाकाव्य कहलाता है। गद्य काव्य के अंतर्गत आख्यायिका या कहानी उपन्यास आ जाते हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। कौन सा नहीं है इनमें से काव्य ग्रंथ? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी रसज्ञ रंजन ये काव्य रचना नहीं है बल्कि गद्य की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये काव्य ग्रंथ है, 1912 में प्रकाशित है, जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर दिया है। इसी कारण भारत भारती को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है और पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की काव्य रचना है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है? वितृष्णा, दारिद्र्य, अपवाद, आलस्य। तो आप सभी अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हो विद्यार्थियों। विकल्प बी तो राइट होगा, यानी जो दारिद्र्य है वो 100 गुणों में भी छिपता नहीं है, दरिद्रता दूर से ही झलकने लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया। कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। कौन सा आपका सही जवाब है प्रकाशन के अनुसार? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी पहले यशोधरा आएगा, फिर कामायनी, उसके बाद कनुप्रिया, उसके बाद में उर्वशी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं इन रचनाओं के प्रकाशन काल को और किसकी हैं। यशोधरा 1932 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती की रचना है। उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार में आपको लगाना है। चलिए देखते हैं हम सभी। तो सबसे पहले है प्रेम माधुरी, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1875 ईस्वी। फिर है एकांतवासी योगी, इसका प्रकाशन है 1886 ईस्वी। फिर है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1948 ईस्वी। फिर उसके बाद में है निहार, और निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है। और आगे
कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। और प्रेम माधुरी ये रचना भारतेंद्र जी की है। एकांतवासी योगी रचना श्रीधर पाठक की है। हेमतरंगिणी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। निहार महादेवी वर्मा की है। और आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना है, जो कि गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से इन कविताओं का सही क्रम लगाना है आपको। अंधेरे में असाध्य वीणा सरोज स्मृत पटकथा। असाध्य वीणा सरोज स्मृत पटकथा अंधेरे में। सरोज स्मृत असाध्य वीणा अंधेरे में पटकथा। पटकथा सरोज स्मृत असाध्य वीणा अंधेरे में। कौन सा है आपका सही उत्तर? तो आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी तो राइट होगा, यानी पहले सरोज स्मृत, उसके बाद असाध्य वीणा, उसके बाद अंधेरे में, उसके बाद में पटकथा कविता आएगी। हम लोग देखेंगे इसका प्रकाशन कब हुआ है और किसकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले है सरोज स्मृति। प्रकाशन वर्ष है 1935, निराला जी की रचना है। असाध्य वीणा प्रकाशन वर्ष है 1961, अज्ञे जी की रचना है। अंधेरे में प्रकाशन वर्ष है 1964, मुक्तिबोध जी की रचना है। पटकथा प्रकाशन वर्ष है 1972, धूमिल जी की रचना है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना सरोज स्मृति है, इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कविताएं हैं और उनके कवियों के साथ में आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले कौन है आपके? अज्ञे जी हैं। इसको थोड़ा हम लोग ऊपर प्रश्न को बढ़ा लेते हैं ताकि सारे विकल्प इसके दिखें। सबसे पहले हैं अज्ञे जी। तो अज्ञे जी की रचना कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। फिर बच्चन जी हैं। बच्चन जी की रचना कौन सी है? सतरंगिनी। फिर रघुवीर सहाय जी हैं। इनकी रचना कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद। और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो आप लोगों का सही मिलान कर दिया गया। और कूट के रूप में अगर आप बात करते हैं तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसंगत क्रम कौन सा है? विसंगत यानी कि गलत। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, द्रौपदी धर्मवीर भारती। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी तो ठीक होगा, यानी कि द्रौपदी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता सही है। उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और द्रौपदी ये नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ में सुमेलित करना है आपको। चलिए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ईश्वर की अध्यक्षता में। ये रचना किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की। फिर है अबूतर कबूतर। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है उदय प्रकाश जी की। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध। ये रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की। और जलसा घर ये रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा जी की। आप लोगों का सही मिलान किया गया इस प्रश्न का। और कूट के रूप में जब आप देखेंगे तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूड़ी की आपने देखा। अबूतर कबूतर प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी, उदय प्रकाश की है। आत्महत्या के विरुद्ध प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, रघुवीर सहाय की रचना है। जलसा घर इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। सतरंगे पंखों वाली प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है, यह नागार्जुन जी की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है आपको। एक तरफ रचनाएं हैं आपकी और दूसरी तरफ उनके
रचनाकार हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है मधुलिका, ये रचना है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। फिर है आपका रचना प्रभात फेरी, ये रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। फिर है प्रणभंग, ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और फिर है काठमांडू की पहली सांझ, ये रचना है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। फिर सही मिलान आप सभी का किया गया और कूट उत्तर के रूप में आपका कौन सा सही होगा, तो विकल्प ए इसमें आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को भी हम देखेंगे। मधुलिका 1938 ईस्वी, प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, फिर मौर्य विजय 1914 ईस्वी। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले है सतरंगिनी, ये रचना किसकी है? हरबंस राय बच्चन की। फिर है सतरंगे पंखों वाली, ये रचना किसकी है? नागार्जुन जी की। फिर अणिमा है, अणिमा रचना किसकी है? निराला जी की है। और रितंबरा, ये रचना किसकी है? केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही मिलान किया गया और कूट के रूप में जब आप लोग जानेंगे तो विकल्प बी आप सभी का राइट आंसर इस कूट में माना जाएगा। इन रचनाओं के हम लोग प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। तो सबसे पहले था सतरंगिनी, प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, हरवंश राय बच्चन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, नागार्जुन जी की रचना है। अणिमा, प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, निराला जी की रचना है। रितंबरा, प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। और हम इस्पाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाना समझा और ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। हमें उम्मीद है ये सत्र आप सभी को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए, उनको जोड़ते रहिए। और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।